हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे और आपके चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग मैथ्स का एनसीईआरटी का नया चैप्टर लेके आए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है, उसका सोल्यूशन भी सारा अपलोड हो चुका है। और अब जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 9 जो है उसका नाम जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स के बहुत सारे बुक्स में उसको हाइट एंड डिस्टेंस भी नाम दिया गया है। वो नाम ज़्यादा फेमस है, तो उसी नाम को हम लोग यहाँ लिख देंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ही एप्लीकेशन है। ट्रिग्नोमेट्री में जितना कुछ पढ़े हैं उसी का ये क्वेश्चंस हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बात हम बता देते हैं चैप्टर के बारे में कि क्या खासियत है चैप्टर का। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा वर्ड प्रॉब्लम है, कंप्लीट 100% वर्ड प्रॉब्लम है। और ये डायग्रामेट्रिक चैप्टर है, मतलब अगर ये चैप्टर में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनका डायग्राम बनाए बिना इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो डायग्राम अगर गलत बनेगा तो इससे आपका जो इक्वेशंस बनेंगे ट्रिग्नोमेट्री के वो भी गलत बनेंगे। तो डायग्राम इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और डायग्राम तभी समझ में आएगा जब वर्ड प्रॉब्लम आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और वो समझ में आएगा, तब जाकर डायग्राम बनेगा। क्योंकि कुछ करना नहीं, अगर डायग्राम अगर सही बन गया तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और डायग्राम अगर गलत बनेगा तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है। हाइट एंड डिस्टेंस है। पहले इसके बारे में कुछ मैं बता दूं, इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें टैन और कॉट लगाने से काम चल जाएगा। टैन थीटा P/B सॉरी, या फिर आप कॉट भी लगा सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर टैन और कॉट का ही काम होता है। 80% क्वेश्चन में यही काम होता है। ठीक है, बाकी का रेस्ट 20% क्वेश्चंस होते हैं कुछ इसमें और भी टी रेशियोज लगते हैं, साइन लगता है, कॉस लगता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या करना है। जैसे यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है, इस तरह से ये एक बिल्डिंग टावर, इस तरह का वर्ड्स यूज करेगा कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर, इस तरह का वर्ड यूज करेगा इसमें। तो यहाँ पर ये एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग का कुछ हाइट होगा। ये बिल्डिंग का हाइट h है मान लो, वो निकालना है। अब यहाँ से इस बिल्डिंग के फुट से, ठीक है, ये सब कीवर्ड यूज होगा वर्ड प्रॉब्लम में, फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये सब यूज होगा। तो इस बिल्डिंग के फुट से मान लो 10 मीटर दूर एक लड़का खड़ा है। ठीक है, और ये लड़का यहाँ पर खड़ा है, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। और ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है। ठीक है, ये बिल्डिंग का यहाँ पर टॉप है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा या इसी को ऑब्जेक्ट समझ लो। तो इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे आँख का एक एंगल बनता है ना, ऐसे ऊपर देखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से ऐसे एक एंगल बन रहा है। ठीक है, जैसे ज़्यादा ऊपर देखेंगे ज़्यादा बड़ा एंगल बनेगा। तो हमेशा क्या करना, हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल बनेगा, वो एंगल दिया रहेगा आपको। ठीक है, तो वो अगर यहाँ पर खड़ा हो गया बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो ऑब्वियसली अगर बिल्डिंग उधर है तो वो ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा। तो कुछ ना कुछ उसका एक एंगल बनेगा जो कि हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल लाइन से उसका एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो वो जो एंगल बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो मैंने लाइन बनाया ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट का, इस लाइन का एक नाम है, इस लाइन का नाम है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट का जो लाइन होता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। यहां लिख देता हूं मैं ये सब बातें कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है।
ठीक है, बहुत इंट्रोडक्शन चीज़ है ये, बहुत बेसिक्स बताएंगे, सारा चीज़ बताएंगे। क्वेश्चन हम लोग इसके आगे भी कर सकते हैं। पहले जान लो कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को जो लाइन ज्वाइन करता है उसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर क्या यहाँ देख रहा है ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट आपका ऊपर है। ऑब्जर्वर नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर है, मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है ऐसे। तब ये जो एंगल ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल मान लो जो भी बने, थीटा डिग्री बने, तब ये एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। नया कीवर्ड इसमें आया, सेकेंड, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि अगर ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है, तब हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा वो लाइन को क्या, वो एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में याद रखना कि ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर आपका नीचे रहेगा, ऑब्जर्वर इज बिलो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहां रहेगा? इज एबव, ठीक है। तब ये एंगल का नाम बोलेंगे, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी यहाँ पर थीटा क्या है? थीटा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, दो तीन बातें बताया। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन से ही हमेशा लाइन ऑफ साइट का जो बीच का एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। याद रखना, हॉरिजॉन्टल लाइन से नापना है, क्योंकि आगे जाके अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ कंसेप्ट ही काम आएगा। लाइन ऑफ साइट ये रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन ये रहा, इसके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कब बोलते हैं? जब ऑब्जर्वर नीचे रहेगा तब। अभी ऑब्जर्वर ऊपर भी रखाएंगे हम लोग, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर थीटा की जगह मैं रख दूँ यहाँ पर 30 डिग्री रख दूँ और मैं बोल दूँ कि इस बिल्डिंग की हाइट निकालो, तो चैप्टर का नाम देखो हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई, और डिस्टेंस मतलब दूरी। तो यही चैप्टर का नाम है। कभी आपको ऊंचाई नापने के लिए दे देगा, कभी आपको ये दूरी नापने के लिए दे देगा, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस है। देखो हाइट निकालने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इस डायग्राम में अब क्या समझो कैसे निकलेगा। अगर इस डायग्राम में अगर आप टैन लगाओगे, टैन लगाओगे मतलब ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, है ना। इसलिए देखो टैन का काम यहाँ पर बोले कि 80% क्वेश्चन में टैन का काम पड़ेगा। कॉट भी लगा सकते हो, कॉट उतना फेमस नहीं है, पहले तो टैन ही आया है। तो टैन थीटा का यूज 80% क्वेश्चन में होगा। टैन थीटा का यूज क्यों है? क्योंकि इसमें हाइपोटेनस नहीं है, ये हाइपोटेनस से हमको कोई मतलब नहीं है। लाइन ऑफ साइट का कितना दूर है उससे क्या मतलब है, हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है कि हाइट निकालना है बिल्डिंग का। इसलिए चैप्टर का नाम हाइट है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो टैन थीटा इसलिए यूज होता है क्योंकि वो जो रेशियो होता है वो हाइट और बेस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो होता है, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन में टैन का यूज होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग लिख दें बड़े आसानी से टैन 30 इक्वल टू h/10 मीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर बाई बेस, देखो परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब टैन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। यहाँ से h निकल जाएगा। अब 10 को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h हो जाएगा कितना? 10/√3, इतना मीटर। अब ये जो है ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, मैथमेटिकल एरर है। इसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है नीचे इरेशनल नंबर नहीं चलता है। तो ऐसा आदत डालना पड़ेगा इस चैप्टर में कि इसको अगर रूट वगैरह नीचे रहे तो रेशनलाइज वगैरह करके इसको अच्छे से परफेक्ट फॉर्म में ले आए। और एक बात और, √3 का वैल्यू, √2 का वैल्यू याद रखना, पॉइंट में आंसर लिखा रहेगा किताब के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 10/√3। अब मैं √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो ये रेशनलाइज कहते हैं इसको मैथ्स में। तो यहाँ से कितना आ गया? 10√3/3, ठीक है। तो ये इतना आंसर इसका हो गया।
√3 का वैल्यू भी रख सकते हैं। √3 का वैल्यू जो होता है वो होता है 1.732 और √2 का वैल्यू भी याद रखना 1.414। तो मोस्टली tan का यूज होता है। tan के सारे एंगल याद रखो। ज़्यादा आपको याद रखना है 30 डिग्री का यूज होगा, 45 का यूज होगा और 60 डिग्री का यूज होगा। ठीक है, ज़्यादा इसी चीज़ का यूज होगा क्योंकि 0 डिग्री तो कुछ यूज होगा नहीं, 90 डिग्री भी यूज होने वाला नहीं है। तो ये एक केस देखें, ये केस नंबर 1 समझो। जब ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है तो फिर हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन का बात किए। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब समझ जाना कि ऑब्जर्वर आपका नीचे रहेगा और ऑब्जेक्ट आपका ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक चीज़ नोट कर लो तुम जिससे बात है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में बड़े आराम से तुम बना लोगे, डायग्राम का ही प्रॉब्लम है सब। ठीक है, तो ये पार्ट 1 हो गया कि जब ऑब्जर्वर ऊपर है और ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊपर है। ठीक है, हो गया। चलो इसके बाद इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, जब ऑब्जर्वर ऊपर रहेगा और ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा। इसी में पार्ट को थोड़ा सा रब करके इसमें तब्दीली कर देता हूं थोड़े से। देखो तो यहां पर देखो, मान लो कि अब मेरा ऑब्जर्वर ऊपर आ गया, बिल्डिंग के ऊपर है ऑब्जर्वर। ठीक है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, कार है या फिर कोई स्टोन है या गमला है, कुछ भी दे दिया है। ठीक है, और ऑब्जर्वर यहां पर है, यहां पर ऑब्जर्वर है, यहां ऑब्जर्वर का आई है। ऐसा मत सोचो कि ऑब्जर्वर को ऐसे दिखा रहे हैं तो ऑब्जर्वर का हाथ पैर कहाँ चला गया। ये ऑब्जर्वर अगर है इस तरह से तो इसका आई से मतलब हमको, ठीक है, इसलिए उसका आई बस यहाँ पर बना है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर ऊपर आ गया और ऑब्जेक्ट नीचे आ गया। अब जो एंगल, अब वो क्या कर रहा है, अब वो ऐसे देख रहा है, नीचे ऐसे नीचे देख रहा है, ऐसे ऊपर नहीं देख रहा है। ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन नाम देते हैं। अब वो ऐसे नीचे देख रहा है ऐसे। तब जो यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना है, तब यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनेगा वो एंगल का नाम अब एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं कहलाएगा, उसका नाम कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन वाला एंगल। ठीक है, और सिमेट्री से ये थीटा है तो ये थीटा भी हो जाएगा। कैसे, अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, इस तरह से ऐसे है तो ये अल्टरनेट से ये बराबर हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये एंगल कुछ है, मान लो यहां पर मैं ये हाइट दे दूं 30 मीटर और ये एंगल दे दूं मैं 60 डिग्री। अब बोलो कि ये बेस निकालो। ठीक है, ये आप ये बेस निकालो। कैसे निकालोगे, तो ऑब्वियसली लगाओगे यहां पर tan 60 लगा दो। देखो tan 60 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर देखो 30 है और बेस b, ये b, बेस को मान लो d मान लो, डिस्टेंस मान लो। चलो अब समझ में आ रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस नाम का है, कभी हाइट निकालने दे देगा, कभी डिस्टेंस निकालने दे देगा, इसलिए चैप्टर का नाम हाइट एंड डिस्टेंस है। tan 60 कितना होता है, √3, वैल्यूज याद रहना चाहिए। ठीक है, तो d कितना आ जाएगा, d = 30/√3। स्लाइस कर लो उसको, तो √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो आ गया 30√3 और √3 × √3 कितना है 3। 3 से ये कट गया, ये कटेगा 10, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया 10√3। ठीक है 10√3। ओके, 10√3 यहाँ पर है, तो 10√3 का वैल्यू रख दो। √3 के वैल्यू यहाँ लिखा था मैंने 1.732, तो 1.732, तो 10 मल्टीप्लाई हुआ तो डेसिमल एक डिजिट इधर खसकेगा, तो डिस्टेंस कितना आ गया 17.32 मीटर। ठीक है, तो
तो ये इसका मैक्सिमम सॉल्व आंसर हो गया। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करना ही पड़ता है कभी कभी, तब ये आंसर आपका बुक से मैच करेगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर में ही इतना ही करना है आपको। डायग्राम, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है, डायग्राम बनाना है अच्छे से, उसके बाद ये tan रेशियो लगाना है, टी रेशियो का tan थीटा लगाना है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में tan थीटा ही लगेगा। तो नोट कर लो इसको। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख देता हूं मैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या हुआ कि ऑब्जर्वर, ठीक है, ऊपर है, एबव, इज एबव, और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इज बिलो। ये सब बात याद रखना बस। थोड़ा थोड़ा जब क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप हैबिट हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। नोट कर लो। कुछ वर्ड प्रॉब्लम एक दो देख लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊँगा पूरा 9 एक्सरसाइज का पूरा सोल्यूशन लेके आऊँगा। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा दूँ। ठीक, कुछ वर्ड प्रॉब्लम में प्रैक्टिस करवा दूँ। वर्ड प्रॉब्लम जो होगा उसका कंटेंट आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम में तब तक पढ़ लेता हूँ क्या है वर्ड प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पर पहला वर्ड प्रॉब्लम में देख लेता हूँ। ठीक है, बोला है कि इफ हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, एक एक वर्ड को ठीक से समझोगे। Height of the vertical pole is equal to length of its shadow on the ground. Then the angle of elevation of sun is, find the angle of elevation of sun. क्या लिखा हुआ है कि एक वर्टिकल पोल है, क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह से वर्टिकल पोल बना दूं। ठीक है, ये पोल है। आगे बोला है कि हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शैडो। हाइट ऑफ द पोल जो है शैडो के लेंथ के बराबर। मतलब अगर ये बिल्डिंग का शैडो, अगर ये फ्लोर ग्राउंड पे पड़ेगा, शैडो कहाँ पे आएगा, ग्राउंड पे तो आएगा। इस बिल्डिंग का शैडो जो है इस ग्राउंड पे ऐसे आया मान लो, तो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये हाइट h मान लो, तो ये हाइट इस शैडो के बराबर है। ठीक है, ये शैडो इस तरफ है, तो दोनों का लेंथ बराबर है, दोनों का h मान लो। तब अब शैडो कैसे बनता है, जब सन या फिर कोई लुमिनस बॉडी एक नॉन लुमिनस बॉडी पे जब रे डालता है तो क्या बनता है, शैडो बनता है। तो सन जो है, सन का नाम लिया है, सन का जो एंगल जो बनेगा वो एंगल कितना बनेगा। ठीक है, ये सन का रे ऐसे आ रहा है मान लो। ठीक है, यहाँ पर अगर सन है, ठीक है, तो ये सन कितना एंगल बना रहा था बिल्डिंग पे, तो ये एंगल मान लो थीटा बना रहा था। ये लाइन कौन सी हो गई, ये लाइन होगी लाइन ऑफ साइट। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल कैसे बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। तो ये थीटा से ये एंगल भी थीटा हो गया। ठीक है, अब ये दोनों लेंथ बराबर है। अब जरा सोचो कि ये दोनों लेंथ बराबर है, दोनों का h मान लिया। अब यहाँ पर क्या लगाएगा, अगर tan थीटा लगाओ, क्योंकि हाइपोटेनस का तो यूज बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हाइपोटेनस आता किस में है, साइन में आता है, कॉस में आता है, सेक में आता है और कोसेक में आता है। तो ये चारों का तो यूज है नहीं इसमें, क्योंकि हाइपोटेनस का बात किया नहीं है, इसीलिए सिर्फ tan का यूज करेंगे या कॉट का यूज करेंगे। तो लगा दो यहाँ पर tan थीटा।
tan थीटा कितना होगा, हाइट, और ये भी हाइट है। अरे हाइट अपन बेस होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर भी h है और बेस भी h है, h और h कट गया, 1 आ गया। इन tan थीटा कितना आ गया, 1 आ गया। अभी tan थीटा 1 होता किसका है, 45 डिग्री, तो यहाँ लिख दो tan 45, 1 की जगह लिख दो tan 45, tan कट गया, थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का आ जाए तो आ जाए, एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो स्क्रीन पे आते रहेंगे जैसे जैसे मैं सॉल्व करवाता रहूँगा, तो उसको ही पढ़ लेना अपने से अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लो, अगला एक अच्छा क्वेश्चन उठा लेता हूँ। ओके, इसको मिटा रहा हूँ मैं। पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर, इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखो कैसे क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज बनाना अपने से। जब नहीं बनेगा तो इसका आंसर्स, इसके सॉल्यूशंस एनसीईआरटी के आएंगे, उसको देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेता हूँ मैं। क्वेश्चन कि द टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब टावर जो कहाँ खड़ा है, ग्राउंड पर खड़ा है, सीधा खड़ा है, वर्टिकली मतलब सीधा खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, तो ये टावर है जो कि इस तरह से ग्राउंड पे सीधा खड़ा है। एक बात ये हो गया, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर, मतलब टावर के फुट से 20 मीटर अवे, टावर के फुट से 20 मीटर अवे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जो है टावर का, फिर से पढ़ रहा हूं मैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो कि टावर के फुट ऑफ द टावर कहाँ है, यहां पर फुट ऑफ द टावर है, ये टावर का टॉप है, टावर का फुट है, फुट ऑफ द टावर से 20 मीटर अवे ग्राउंड पे एक पॉइंट ली है, और वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टावर के टॉप पे 60 डिग्री, वो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टावर के टॉप पे 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब यहां से हमको ऊपर एंगल बनाना है, ये इस तरह से, तो ये कितना एंगल बनाना है, 60 डिग्री बना रहा है। तो ये टावर का हाइट निकालना है, समझ में आया? फिर से पढ़ रहे हो, टावर के फुट से 20 मीटर अवे पॉइंट है, उस पॉइंट से टावर के टॉप को देखा जा रहा है, और उस टावर के टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन बोल दिया मतलब ऑब्वियसली ऑब्जर्वर कहाँ है, नीचे है, और ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो ये 60 डिग्री बना रहा है, तो हाइट ऑफ द टावर निकालो। डायग्राम सही सही बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर ऐसे लिख दो, उसको अच्छे से नेमिंग कर लो कि हाँ ABC एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ सजा के लिख देंगे ना, इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी हाइट अपॉन 20 मीटर। tan 60 कितना होता है, √3, तो ये हो गया हाइट अपॉन 20, तो हाइट का वैल्यू कितना हो गया, 20√3 मीटर। अब ये आंसर नहीं चलेगा, इसको पूरा सॉल्व करके एकदम एग्जैक्ट पॉइंट में आंसर लाना है। ठीक है, तो √3 का वैल्यू आपको बताइए 1.732, और ये इस तरह से आ गया। अब क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 6, ये रहेगा 14 34, ठीक है, और ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा। तो ये हो गया टावर का हाइट। ये आंसर आपका जब मैच करोगे तो ये आंसर मैच करेगा। तो इस तरह से ही क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है, इसको नोट कर लो। बाकी सारे क्वेश्चंस आप जब करोगे तो उसको सॉल्व करना कैसे कैसे ये बनेगा, ठीक है। तो पूरा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेके आऊंगा मैं, एक्सरसाइज 9 एनसीईआरटी लेके आऊंगा अगले लेक्चर में मैं, ठीक है। तो कैसे कैसे जो बनाया हूं मैं, सारे नोट्स को अपना ठीक से रिवाइज करो, तब क्वेश्चंस जब बनाओगे तो ये बनेगा एनसीईआरटी क्वेश्चन,
ठीक है, डायग्राम बनाओगे, नेमिंग करोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है, इसका ध्यान रखोगे तो फिर गलती नहीं होगा। डायग्राम अगर गलत बनेगा बेटा तो फिर गया चैप्टर। ठीक है, तो ध्यान से देखना लेक्चर्स और एनसीईआरटी का क्वेश्चंस लगाओ। इसके जस्ट बाद एक लेक्चर आएगा, वो पूरा सोल्यूशन आएगा एनसीईआरटी का, कंप्लीट सोल्यूशन, जैसे चैप्टर 8.4 का आया था वैसे ही आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।